चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चुंबक के बारे में जानेंगे और चुंबक की जो भी बेसिक बातें हैं ना सबको क्लियर करेंगे। और देखिए, ये फिजिक्स का एक अहम टॉपिक है। मतलब चुंबक कई बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो इस चुंबक के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि चुंबक होता क्या है, चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबकीय अक्ष क्या होते हैं, चुंबकीय लंबाई मतलब सार्थक लंबाई क्या होती है, चुंबकीय यामोत्तर क्या होती है, चुंबकीय बल नियम क्या है और साथ में ध्रुव प्राबल्य क्या होता है। इन सारी बातों को बेसिक से एक एक करके हम लोग समझेंगे। बशर्ते वीडियो को शुरू तक देखते रहिए। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं चुंबक होता क्या है। देखो, चुंबक क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोहे के बुरादे, बुरादे का मतलब क्या होता है, लोहा का जो छोटा छोटा कण होता है। तो लोहे के छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण जिस पदार्थ में पाया जाता है उस गुण को तो हम लोग आकर्षण गुण कहते हैं। लेकिन वो जो पदार्थ होता है, जिस पदार्थ में आकर्षण गुण पाई जाती है, किसी को खींचने का गुण पाई जाती है, वो कहलाता है आपका चुंबक कहलाता है। समझ में आ रही है? जैसे हम लोग गर्ल्स का एग्जांपल लेकर चल सकते हैं। जब वो झाड़ झुड़ कर निकलेंगे बाहर, तो कहीं ना कहीं उसमें चुंबकीय गुण होता है ना, वो तो चुंबक बन जाएंगी। लेकिन उनका जो आकर्षण करने का गुण होता है वो होता है आकर्षण गुण, लेकिन वो जो है ना वो बन जाएगी चुंबक। याद रखिएगा। तो चुंबक क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जिसमें किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण पाई जाती है, जो लोहे के बुरादों को क्या करता है, अपने ओर खींचने का काम करता है। ये चुंबक होता है। ओके, देखो, चुंबक में क्या पाया जाता है? आकर्षण गुण पाया जाता है। चुंबक अब देखे ना, ये जो सिंपल हम लोग का चुंबक मिलता है, हम लोग जिससे सटाते हैं, किसी टीना पर चला कर मार देते, देखिएगा चिपक जाता है। मतलब चुंबक एक पदार्थ है जिसमें आकर्षण गुण पाई जाती है। बस इतनी बात है आपको लिखना है। अब देखो, चुंबक के गुण क्या है? तो चुंबक का गुण यही है कि वो आकर्षित करता है। और दूसरा का चुंबक की खासियत क्या होती है, उसको लटका कर देखिएगा, हमेशा पृथ्वी पर वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कौन? चुंबक। चुंबक की सबसे बड़ी खासियत होती है बाबू। मतलब क्या होता है ना, चुंबक उत्तर दक्षिण के दिशा में ठहरने का काम करता है हमेशा। आप लटका कर देखिएगा, समझ में आ रही है ना। तो चुंबक के दो गुण, पहला आकर्षण गुण, मतलब जिसके कारण से चुंबक क्या करता है, आकर्षित करता है, खींच लेता है, वो आकर्षण गुण होगा। अब मान लो कि लोहे का बुरादा है, कभी कल हम लोग क्या करते हैं, कभी खेले भी होंगे, घर्षण बल का यूज किए हैं, कपार में कभी कल कलम रगड़ लेते हैं, कागज में सटाते हैं, चिपक जाता है। वैसे ही क्या होता है, लोहे जो चुंबक होता है उसको लोहे में चाहे टीना में जिसमें भी सटाते हैं चिपक जाता है, वो क्या होता है, आकर्षण गुण होता है। ठीक है। दूसरा का दैसिक गुण होता है। दैसिक गुण मीन्स क्या होता है कि जब चुंबक को लटकाएंगे तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। जैसे मान लो ये चुंबक है, देखो किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एकल ध्रुव नहीं होता, दो उसमें ध्रुव होंगे। बिना दो ध्रुव का चुंबक का संचरण हो ही नहीं सकता है। तो चुंबक में दो ध्रुव, जिसमें से एक ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दूसरे को हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये चुंबक है भाई। अब देखो, इस चुंबक में कुछ बेसिक बातें हम जानेंगे, अभी नहीं, अभी हम लोग जो समझना है, यहाँ चुंबक को मैं क्या कहूँ, एक रस्सी के सहारे लटका दिया हूँ। लटकाने के बाद देखो, उत्तर और दक्षिण, एन का मतलब नॉर्थ और एस का मतलब साउथ, यानी जो चुंबक है ना उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई है। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो चुंबक के दो गुण, कौन कौन सा गुण? पहला कि चुंबक किसी वस्तु को आकर्षित करता है, चाहे लोहे के बुरादे को खींच लेता है। और दूसरी बात है कि चुंबक को लटकाने पर हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। यानी चुंबक के दो गुण, पहला आकर्षण गुण और दूसरा का दैसिक गुण। दैसिक गुण मीन्स लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। अब इसकी कुछ बेसिक बातें हम लोग समझते हैं। देखो, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच जो रेखा गुजरती है, दिखाई दे रही है, एन और एस से जो गुजरने वाली रेखा है, उस रेखा को हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। याद रखिएगा। चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच, एग्जांपल के माध्यम से समझो, अगर भैया ये हम लोग का चुंबक है, ये है ध्रुव एन और ये है ध्रुव एस, मतलब उत्तर दक्षिण, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, तो इनके बीच, इन दोनों ध्रुवों के बीच जो गुजरने वाला रेखा होता है, उस रेखा को हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो रेखा गुजर रही है अंदर से, उस रेखा को चुंबकीय अक्ष कहेंगे। लेकिन चुंबक के दोनों ध्रुवों की जो बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी NS है। अभी यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों की जो बीच की दूरी है, उसको हम लोग कहते हैं सार्थक लंबाई या चुंबकीय लंबाई के नाम से हम लोग पूछता है चुंबकीय लंबाई किसे कहते हैं, सार्थक लंबाई किसे कहते हैं। भैया यही बातों बच्चा लोगों के ना समझ में आता है। सिंपल सा बात, दोनों चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, तो दोनों ध्रुव के जो बीच का डिस्टेंस होता है वही तो कहलाता है सार्थक लंबाई या चुंबकीय लंबाई कहलाता है। अब एक चीज और समझो, क्या होता है, सार्थक जो लंबाई होता है ना, वो ज्यामितीय लंबाई का लगभग देखी जाए तो 84% होता है। अच्छा, मान लो ये हम लोग का चुंबक है, इन दोनों चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी ए ले लिए, ठीक है ना। तो जो ये वास्तविक लंबाई हो जाएगा भाई, वास्तविक दूरी हो जाएगा। देन ये वास्तविक दूरी हो जाएगा, मतलब वास्तविक लंबाई लेकर चल रहे हैं। तो ये जो वास्तविक लंबाई होता है, ज्यामितीय लंबाई का 84% होता है।
कितना है, ज्यामितीय लंबाई का 84%, ज्यामिति मतलब बड़ा हो जाएगा, तो उसका मात्र 84% कौन होता है, वास्तविक लंबाई होता है। आइए ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, समझ लीजिए ध्यान से। पूछता है चुंबक में जो वास्तविक लंबाई होती है वो ज्यामितीय लंबाई की, मतलब जो सार्थक लंबाई हो गया, जो वास्तविक लंबाई हो गया, आखिर वो चुंबकीय लंबाई की कितना परसेंट होती है, तो 84% होती है। कई बार इसको ऐसे भी करके देता है A/L बराबर 84%। इसको जब आप परसेंटेज को डिवाइड करेंगे आप 84%, आप परसेंट का मतलब बटा 100 होता है, तो बटा में 100 लगाएंगे तो 0.84 हो जाता है। मतलब देखो प्रारंभिक लंबाई, वास्तविक जो लंबाई होता है वो ज्यामितीय लंबाई का देखी जाए तो 0.84 गुना होता है, या परसेंटेज में देखेंगे तो 84% होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन, मतलब ये जो वास्तविक लंबाई होगा, जो ये सार्थक लंबाई हो गया, ये जो आपका चुंबकीय लंबाई हो गया, ये काल्पनिक लंबाई का, मतलब ये ज्यामितीय लंबाई का कितना परसेंट होगा। जैसे मान लो देखो, जब भी चुंबक में हम लोग रेखा खींचते हैं ना, सार्थक लंबाई खींचते हैं तो एकदम लंबा खींचते हैं, तो पूरे लंबाई का मात्र वास्तविक लंबाई याद रखना है बस 84%, यानी वास्तविक लंबाई यानी सार्थक लंबाई, यानी इसको चुंबकीय लंबाई भी हम लोग कहते हैं। चुंबकीय जो लंबाई होता है वो ज्यामितीय लंबाई का लगभग कितना 84%, मतलब 0.84 गुना ही होता है। ये बातें आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए इस पर जोर डाला हूं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा है हुआ, इसलिए समझिए इस बात को, बेसिक से समझिए सारी चीजें, तो आपको इतनी समझ में आ गई ना। देखो चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, तो उनसे जो गुजरने वाला, दोनों ध्रुवों से जो गुजरने वाला रेखा होता है वो चुंबकीय अक्ष कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जो रेखा गुजर रहा है इसको हम लोग कहेंगे चुंबकीय अक्ष। लेकिन चुंबक के दोनों ध्रुव के जो बीच की दूरी है, जो बीच की दूरी है उसी को सार्थक लंबाई या चुंबकीय लंबाई कहते हैं। अब जो सार्थक लंबाई होता है वो ज्यामितीय लंबाई का, ज्यामिति का मतलब उसको अपने आप से जितना लंबा सके, तो ज्यामितीय लंबाई का हमेशा सार्थक लंबाई 84% होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो चुंबक आपको समझ में आ गई, चुंबक के चुंबकीय गुण दो होते हैं, दैशिक और आकर्षण, और चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं अभी मैंने बता दिया, फिर चुंबकीय लंबाई मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब समझते हैं चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है। चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, जब किसी चुंबकीय अक्ष से कोई तल गुजरता है। अच्छा यहाँ पर ध्यान देंगे बुआ, ये भाई चुंबक है और ये क्या है, उसका चुंबकीय अक्ष है, क्योंकि चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं यार, दोनों ध्रुवों से गुजरने वाले रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो जब किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष से कोई तल गुजरता है, मान लो यहाँ पर कोई ये तल है, ठीक है ना, ये तल गुजरता है, तो इसी तल को हम लोग कहेंगे चुंबकीय यामोत्तर। क्या कहेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष से, किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष से जब कोई तल गुजरेगा, याद रखिएगा रेखा ना गुजरेगा, रेखा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा में चलाएगा। जब किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष से, चुंबक के कक्षी से चुंबकीय अक्ष से कोई तल गुजरे, क्या गुजरेगा, कोई तल गुजरे, तो उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। यहां भी समझो भैया, देखो ये चुंबक है, इस चुंबक से मैंने एक तल गुजार दिया, वो भी चुंबक के किससे गुजार रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, चुंबक के चुंबकीय अक्ष से। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, चुंबक के दोनों ध्रुवों के जो बीच से गुजरने वाली रेखा होती है उसी रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो चुंबक के चुंबकीय अक्ष से जो तल गुजरती है, देख रहे हैं ये तल गुजर गई है, तो जो तल गुजरती है उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन करता है कि चुंबकीय यामोत्तर क्या है, एक तल है, एक रेखा है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना है चुंबकीय यामोत्तर रेखा नहीं है, सिर्फ ओनली एक तल है। क्या, एक तल है, ठीक है ना, ये क्या एक तल है, रेखा नहीं है। तो चुंबकीय यामोत्तर भी आपको समझ में आ गई। अब समझो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलॉम का नियम तो आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, कूलॉम का नियम आवेशों के लिए आप पढ़े हैं, सेम चुंबक के लिए भी कूलॉम का नियम होता है, कूलॉम साहब का नियम होता है। देखो कहते हैं एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, इनके बीच की दूरी भी कुछ ना कुछ होती है, साथ में इनके बीच भी कुछ ना कुछ बल लगता है, तो वही सब चीजों को देखकर यहाँ पर भी नियम लगाई जाती है। तो चुंबकीय बल का नियम जरा सा हम लोग समझ लेते हैं विस्तार से। देखो सबसे पहली बात है, अगर ये चुंबक है तो इनके बीच का दूरी मान लेते हैं कि आर है, ओके, क्या मान लेते हैं, आर है। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या लेकर चल दी है, आर लेकर चल दी है। अब देखो पहली बात यहाँ पर कि पहले ध्रुव का प्रबलता P1 लेकर चलो, क्या मतलब उसकी प्रबलता P1, और इसकी प्रबलता क्या लेकर चलते हैं, P2 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा, दोनों ध्रुवों के बीच का जो बल लगेगा, यदि दूरी को मतलब नियत रख देंगे तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, दोनों ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा। कब, जब दूरी को नियत रख देंगे तब। और वही बात है, जब दोनों ध्रुवों के प्रबलता को नियत रख देंगे तो जो लगने वाला बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी एक और शर्त आ जाएगा, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख
दे रहा हूं। पहला कंडीशन ये बनेगा कि जो दोनों ध्रुव के ध्रुव प्रबल्य है उनका गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा लगने वाला बल। और दूसरा, यदि दोनों ध्रुव के ध्रुव प्रबल्य को नियत रख देते हैं तब उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती हो जाता है उनके बीच लगने वाला बल। ये दो नियम, ऐसा कूलॉम के नियम में भी हम लोग पढ़ लिए थे कि जब बीच की दूरी को नियत रखते हैं तो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती हो जाता है बल, और उसके बाद जब दोनों आवेश को नियत रखते हैं तो लगने वाला जो बल होता है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम ऐसा ही है। या ध्रुव की प्रबल, ध्रुव की प्रबलता मैं P1 P2 लेकर चल दिया हूँ, N का P और S का P2 N का P1 और S का P2 लेकर चल दिया हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दूरी को नियत कर दिया तो लगने वाला बल P1 P2 को समानुपाती हो गया, और जब P1 P2 को नियत कर दिया तो लगने वाला जो बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब यहाँ पर समझो, वही चीज यहाँ पर लिखा हूं कि F समानुपाती हो जाएगा P1 P2 के। P1 P2 क्या है, तो ध्रुव की प्रबलता है, ठीक है ना। अब देखो, और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि उनके यदि दोनों ध्रुवों की प्रबलता को नियत रखेंगे तो F समानुपाती हो जाएगा 1/r² की। इतनी बातें, अब दोनों को मिला दिया तो ये वाली चीजें आ गई। जैसे ही समानुपाती हटाएंगे तो एक समानुपाती को बराबर में चेंज करते हैं तो एक नियतांक आता है K, और K का मान वैज्ञानिकों ने क्या निकाला, μ0/4π। इसको चुंबकशीलता भी कहते हैं, μ0 को। याद देखिए क्या कहेंगे, चुंबकशीलता, यानी K का मान क्या निकाला गया, चुंबकशीलता बटा 4π, मतलब μ0/4π निकाला गया, और सब जो कहते हो। अब देखो भाई, ये चुंबकशीलता का मान क्या होता है, ये जो μ0 होता है इसका मान यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। चुंबकशीलता का मान 4π गुना 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर। अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है, चुंबकशीलता का मान क्या होता है। भैया चुंबकशीलता का मान 4π गुना 10⁻⁷ होता है। अभी भी क्वेश्चन क्या है कि चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो याद देखिएगा हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर, हेनरी किसका मीटर है यार, हेनरी किसका मात्रक है, प्रेरकत्व का है, स्व प्रेरकत्व का है, अन्योन्य प्रेरकत्व का, इन सभी का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, हेनरी होता है, ठीक है। तो यहां से मैंने एक सूत्र निकाल दिया, और यही सूत्र जो है ना ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को दर्शाते हैं, ये वाले सूत्र। इसको दिमाग में अच्छी तरह से आप पहले फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए, बड़ी जरूरी है सब चीजें समझना। ओके, आपको ये भी समझ में आ गई। अब एक चीज और यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझते हैं। अभी मैंने इस चीज को मैं हटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम लोग फोकस करते हैं कुछ बातें। देखो बुआ, अच्छा मान लो अब यहाँ जो ध्रुव प्राबल्य जो ये N और S का लेकर चलता P1 P2, अब इन दोनों को बराबर लेकर चलते हैं कि दोनों ध्रुव प्राबल्य बराबर हो गए, यानी एकांक लेकर चले, ध्रुव प्राबल्य एकांक लेकर चल दिए बराबर, मतलब ध्रुव प्राबल्य एकांक बराबर ध्रुव प्राबल्य लेकर चले, एकांक का मतलब 1 लेकर चल रहे हैं। दोनों ध्रुव प्राबल्य का मान 1 ले लिए और उनके बीच का भी दूरी कितना ले लिए, मान 1 ले लिए। जब सोचिए अगर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 रखेंगे तो मान क्या आ जाएगी, 4π बटा ये μ0/4π का मान कितना होता है। देखो 4π को इधर ला देंगे, यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। F बराबर सूत्र होता है, F बराबर सूत्र होता है भैया μ0/4π इंटू P1 P2 बटा r²। ओके, समझिएगा ध्यान से। μ0/4π, ये 4π गुना में इधर चलाएगा बट्टा में, तो μ0/4π का मान हो जाएगा सिर्फ ओनली 10⁻⁷। ओके, अब देखो P1 P2 बटा r सबका मान 1 ले लिया तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁷ न्यूटन के लगभग बराबर आ जाएगी। यानी देखो कहने का मतलब क्या है कि जब ध्रुव प्राबल्य सेम करी जा रही है, मतलब दोनों ध्रुव का मान सेम, दोनों ध्रुव का बल सेम कर दी जा रही है, तो यहाँ पर जो बल लग रही है वो 10⁻⁷ लग रही है। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग समझते हैं ध्यान से। पहली चीज समझो, यहाँ पर ध्रुव प्राबल्य हम लोग समझते हैं, बस लिखना है कि ध्रुव प्राबल्य एक ऐसा ध्रुव है, ध्रुव प्राबल्य एक ऐसा ध्रुव है जहां पर समान एकांक ध्रुव, क्या लेना है, समान एकांक ध्रुव हवा में 1 मीटर की दूरी पर रख दिया गया। कहने का मतलब है कि जो चुंबक है ना भैया, जो चुंबक है उनके जो बीच का दूरी है मात्र 1 मीटर लिया गया। कितना लिया गया, मात्र 1 मीटर लिया गया। N और S के जो बीच का दूरी है वो कितना लेकर चल दिया गया, मात्र 1 मीटर लेकर चली गई है। यही तो बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ बेटर से। यानी जो ध्रुव प्राबल्य होता है एक ऐसा ध्रुव होता है, ध्रुव प्राबल्य एक ऐसा ध्रुव होता है जो समान परिमाण एकांक, जो समान परिमाण और एकांक वैल्यू को लेकर, एकांक मान को लेकर, मतलब कहने का मतलब दोनों ध्रुव का मान कितना, एकांक लेकर चली जा रही है, समान लेकर चली जा रही है। और दोनों जब समान है तो प्रतिकर्षण का गुण होगा,
चुंबक का गुण जब समान होता है तो प्रतिकर्षण, चुंबक का गुण जब अलग होता है तो आकर्षण। अब सोचो लड़का लड़का का शादी कराएंगे, कभी संभव है क्या? वो तो भाई प्रतिकर्षण करेगा सब। लड़की लड़की का शादी कराएंगे, प्रतिकर्षण करेगा। आकर्षण कब होगा? जब अपोजिट, लड़का का लड़की से, लड़की का लड़का से, ये होता है, समझ में? तो समान ध्रुव प्राबल्य 1 मीटर की दूरी पर रख दिया गया। कितना? 1 मीटर के एक डिस्टेंस पर लेकर चली गई है, ठीक है ना, 1 एम्पियर मीटर के डिस्टेंस पर लेकर चली गई है। तब यहां पर जो लगने वाला बल है वो है 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर है। बस अब कैसे डिफाइन करना मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं। बस आपको लिखना है कि ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य, ये एन क्या, ध्रुव प्राबल्य, एस क्या, ध्रुव प्राबल्य। तो ध्रुव प्राबल्य एक ऐसा ध्रुव है जो समान ध्रुव आवेश, जो समान ध्रुव लेने पर और दोनों ध्रुवों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर वो 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब क्या हो गया? कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। जब P1 का मान P2 का मान 1 मीटर लेकर चलेंगे, उनके बीच का दूरी 1 मीटर लेकर चलेंगे, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? 10⁻⁷ न्यूटन हो जाएगा। बस ये लिखना है कि जब समान ध्रुव प्राबल्य लेकर, जब समान एकांक ध्रुव प्राबल्य लेकर दोनों ध्रुव को 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच 10⁻⁷ न्यूटन का बल से प्रतिकर्षण होता है। बस यही आपको लिखना है और इसी को हम लोग ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। अब पूछता है ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? याद रखिएगा, एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है भैया। क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक। ओके, अब एक चीज और यहां पर समझो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। अब देखो यहां पर जो भी पॉइंट था मैंने डिस्कस कर दिया, एक बार और समझा रहा हूं ध्रुव प्राबल्य क्या है। बस इतना लिख लेना है कि एकांक समान परिमाण का ध्रुव प्राबल्य जब 1 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो वो 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित, क्योंकि समान परिमाण का ध्रुव प्राबल्य मैंने लिया। तो बस ये लिखना है कि एकांक समान परिमाण का ध्रुव प्राबल्य जब 1 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो वो 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। इसी घटना को ध्रुव प्राबल्य कहते हैं और ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ओके, ये बात आपको समझ। ध्रुव प्राबल्य का मतलब ध्रुवों का बल, ध्रुवों का बल। तो ध्रुव का बल क्या है यार? 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाती है। हो गया। अब देखो चुंबक क्या है, समझ में आ गई भैया। और देखो चुंबक के गुण क्या है, ये भी समझ में आ गई। चुंबकीय अक्ष क्या है, सार्थक लंबाई मतलब चुंबकीय लंबाई क्या है, चुंबकीय यमोत्तर क्या है, चुंबकीय बल का नियम क्या है, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य क्या है, सारी बातें मैंने आपको बेसिक से क्लियर करवा दी। आई होप कहीं दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं चाहूंगा कि इससे भी बेटर तरीके से फिर से आपको समझा सकूं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।